हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं जो आज पेपर हुआ है विषय हिंदी का एमपी बोर्ड का, तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाइए और देख लेना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये सब आपने देख लिया होगा। समय 3 घंटा का था और 75 नंबर का यह पेपर था। ठीक है, तो आपको पर्याप्त समय मिल गया होगा और इसको पेपर हल करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना है, जो किस में से कौन कौन से आपने सही किए हैं और कौन से नहीं, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प थे। पहला प्रश्न क्या था? वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताना था। तो वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है जो, यह इसका सही आंसर है। ठीक है, आपने भी यही लगाया होगा। दूसरा क्या है? कैदी और कोकिला रचना है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इसका द नंबर का सही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखें तीसरा क्या है? काव्य के वेद माने गए हैं। काव्य के कितने वेद माने गए हैं? तो काव्य के वेद हैं दो। दो हैं जो काव्य के वेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, आगे देखेंगे, कौजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। कौजी हौस का चौकीदार क्या लेकर आता था? लालटेन। लालटेन लेकर क्यों आता था? तो क्योंकि वह हाजिरी, पशुओं की हाजिरी लेने के लिए वह आता था। विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? विचार विनिमय के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के द्वारा हम अपने विचार का विनिमय करते हैं। आगे देखेंगे, क्या लिखा है? फणीश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। फणीश्वर नाथ हैं जो रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या था? मेला आंचल था। मेला आंचल था, यह इसका आंसर था दोस्तों। ठीक है, अब अगला देखेंगे। आगे देखेंगे, देखो आगे है आपको प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान थे। दूसरे प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थान। तो इनको देखेंगे आपने क्या लगा क्या नहीं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है? कबीर खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहती हैं। तो आपको 3 ऑप्शन दिए थे, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो कबीर खान है जो बार बार ब्रज गोकुल में, ब्रज भूमि में है जो जन्म लेना चाहती हैं। इसका यह पहले का आंसर था। दूसरा क्या है? छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति है जो तुक कहलाती है। क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। अब आगे देखेंगे, क्या लिखा? अर्थालंकार में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो अर्थालंकार में चमत्कार किसके कारण होता है? तो अर्थालंकार में अर्थ के कारण होता है। शब्द अलंकार में शब्द के, और उभय अलंकार में जहाँ पर अर्थ आ जाए और शब्द दोनों के द्वारा चमत्कार होता है। यहाँ पर अर्थालंकार का पूछा गया तो अर्थालंकार में अर्थ से बताएंगे। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। आगे देखो, अनंत का विलोम खालिस्तान है। अनंत का विलोम है जो दोस्तों अंत। अंत है दोस्तों, अनंत का विलोम हो जाएगा। विलोम पूछा है हमसे तो क्या लिखेंगे? अनंत का विलोम हो जाएगा अंत। ठीक है, आगे देखो, नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसकी आज़ादी के प्रति जुनून था? तो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। देश इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न कर ली, इतने में आप बताइए कि आपने कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगला देखो तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरे प्रश्न में थे सत्य और असत्य। पहला क्या? सुमित्रन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो सुमित्रन पंत हैं जो कैसे थे? प्रकृति प्रेमी कवि थे, ये बात है सत्य है। तो पहले है जाएगा सत्य। ठीक है, दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये असत्य है। करुण का रति नहीं होता, करुण का होता है शोक। तो दूसरा हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, दूसरा हो जाएगा असत्य। आगे देखो, मंगोलों का मोह लाल होता है, ये भी बात सही है। मंगोलों का मोह कैसा होता है? लाल होता है। तीसरा सत्य हो जाएगा। चौथा क्या? कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, ये है असत्य। कहानी है जो कथात्मक विधा में आती है, तो यह तीसरा है जो असत्य हो जाएगा। चौथा। पांचवा देखो, भूपति में ती उपसर्ग, ती प्रत्यय है दोस्तों, उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए पांचवा अभी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, उमा का विवाह शंकर से हो रहा था, ये आपने पाठ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर उसमें विवाह नहीं हुआ था, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपने ये इस तरह से आपको सत्य और असत्य भरने थे। आप इनमें से मिला लेंगे और बताएंगे कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? सही जोड़ियों का मिलान करना था। हमें क्या करना है? इसमें सही जोड़ियों को मिलाना है। जैसे कबीरदास थे, कबीरदास की जोड़ी किससे मिलाएंगे? देखो कबीरदास हैं जो बाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक है, कबीरदास हैं जो इनकी जोड़ी अभी देखो, इसको छोड़ देते, जिस चीज़ का भी पता नहीं उसको हम बाद में लिख लेंगे। वाक्य रसात्मक काव्यम, यह किसकी परिभाषा? आचार्य विश्वनाथ जी की। तो आचार्य विश्वनाथ जी की यह हो जाएगा पहले का आंसर।
ठीक है। अश्रु का तत्व क्या होता है? आंसू। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला। आगे देखेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की क्या हो जाएगी? हरिशंकर परसाई की है प्रेमचंद। फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर की हो जाएगी। आगे देखो माता पिता। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है जो यह माता पिता में हो जाएगा। बागलकोट। बागलकोट है जो कर्नाटक का एक छोटा कस्बा है, यानी गांव से जो छोटा होता है उसको कस्बा बोलते हैं। बागलकोट है जो कर्नाटक का छोटा कस्बा है, ये 6वां हो जाएगा। और कबीरदास का जो बाह्य आडंबरों का विरोध, ऑप्शन नंबर 6 नंबर का हो जाएगा पहला। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से इनकी जोड़ियां मिलानी थी। पहले की हो जाएगी 6 नंबर से। और वाक्य रसात्मक काव्य आचार्य विश्वनाथ। अश्रु का तत्व आंसू। हरिशंकर परसाई हो जाएंगे प्रेमचंद के फटे जूते। माता पिता द्वंद्व समास। बागलकोट कर्नाटक का छोटा कस्बा। इस तरह से आपको सही जोड़ियां मिलानी थी। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने। किसने? हमें एक वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या था? गाँव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो कौन आया था? तो हमने अभी पाठ में पढ़ा है, मेघ हैं जो, बादल हैं जो, वह सज धज कर मेहमान की तरह आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघ। आगे देखो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। सालेम अली अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो सालेम अली थे वो, उनको अन्य नाम से किससे जानते थे? वह इसका आंसर लिखिए। सालेम अली हैं जो, हम इनके लिए पक्षी प्रेमी क्या किस नाम से जानते थे? पक्षी प्रेमी। पक्षी प्रेमी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला है शब्द के अंत में जो जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द के कहाँ जुड़ा रहे? अंत में। अंत में जुड़ेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? हम प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्यय। यदि शब्द की आगे जुड़ती हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी? उन्होंने क्या मन्नत मांगी थी? कि मेरे यहाँ बेटी हो। क्या मांगी थी? कि मेरे यहाँ बेटी की मांग की थी। बेटी की मांग की थी, मेरे यहाँ बेटी हो। यह इसका आंसर था। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है यह किस समस्या पर आधारित है? यह है जो विवाह समस्या पर आधारित है। क्या इसका आंसर है? विवाह समस्या पर आधारित है। ठीक है, यह इसका आंसर था। आपको हमने 5वें प्रश्न के सारे आंसर बता दिए हैं। तो इस तरह से आपने इसके आंसर लिखे होंगे। तो आपको इनमें से बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 2 नंबर के शुरू होंगे। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपने लिख ली होंगी। एक क्वेश्चन आपने याद करके ही गए होंगे। तो इसके आगे तो आपको सारे प्रश्न पता ही होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन आए जो आपने पढ़े थे। सुमित जीवन परिचय आया। भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखनी थी। मानसरोवर में कवि कबीरदास के क्या आशय हैं? कोयल और कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी क्या प्रतिक्रिया थी? ये सब हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। रस किसे कहते हैं? रस की परिभाषा आ गई और रस के अंग आ गए। ठीक है, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर सभी को याद रहते हैं, ये आपसे बन गए होंगे। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखने थे, इसमें केवल आपको नाम भर लिखना था। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जीवन परिचय किसका है? प्रेमचंद जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूछ। इनमें से आपको किसी एक का लिखना था। आपने किसका लिखा वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखो, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती? ये आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, सलीम अली पक्षी प्रेमी, यह आपको प्रश्न में भी बन गया, अभी ऑब्जेक्ट में भी था। ठीक है, 16वां मुहावरा पूछा गया था। ठीक है, फूला ना समाना मतलब बहुत बहुत खुश होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ठीक है, संधि या परिभाषा लिख दी होगी कुछ बच्चों ने। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है? ये आपसे बन गया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थे, बिल्कुल सरल पेपर था, आपने पूरा इसको हल किया होगा। ठीक है, तो आपको लास्ट में कमेंट में ये बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं जो किए हैं और कितने आपने प्रश्न छोड़े हैं। ठीक है, यदि हमारे द्वारा जो वीडियो का एनालिसिस किया गया है, तो यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।